नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पटना के गांधी मैदान में बिहार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी समेत एनडीए के नेताओं ने शिरकत की। बिहार के नए सीएम सम्राट चौधरी ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली, तो वहीं निशांत समेत दूसरे मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। नई दिल्ली में आधिकारिक प्रवक्ता ने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग की, जिसमें उन्होंने अहम जानकारी साझा की। Friends, I warmly welcome you to this press briefing. The floor is open. See, we have seen comments of this nature being made in the last several days. These comments must be seen in the context of the core issue of repatriation of illegal Bangladeshis from India. This obviously requires cooperation from Bangladesh. Over 2,860 cases of nationality verification are pending with Bangladesh, and some of it, or several of it, a lot of it, for over 5 years. Our policy, as you very well understand, is that any foreign national who is illegal in the country, he or she must be repatriated as per our laws, procedures, and established bilateral mechanisms and arrangements. We expect that Bangladesh will expedite nationality verification so that repatriation of illegal immigrants can take place in a smooth manner. इन सब टिप्पणियों को आपको एक बैकग्राउंड के रूप में और उसके बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो है प्रत्यावर्तन का, मतलब कि रिपैट्रिएशन का, उन लोगों का जो अवैध लोग हमारे देश में रह रहे हैं, बांग्लादेश के। जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपैट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ सालों में 2,860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है, और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। कई एक सारे मामलों में ये 5 साल से ज़्यादा लंबित हैं। हमारा, जैसे कि जानते हैं कि हमारा ये नीति है, ये पॉलिसी है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा जब उनकी नेशनलिटी वेरिफिकेशन, उनका राष्ट्रीयता का सत्यापन हो जाता है। और हमारा ये अपेक्षा है बांग्लादेश से और उनके सरकार से कि जो नेशनलिटी वेरिफिकेशन यानी राष्ट्रीयता सत्यापन का जो हमने मांग उनको भेजा है उसको वो जल्द से जल्द पूरा करेंगे, ताकि जो भी अवैध रूप से बांग्लादेश के लोग हमारे यहाँ रह रहे हैं उनका रिपैट्रिएशन हो सके एक बड़े सुचारू रूप से। The other question, Rishabh, you had was on Teesta. Look, between India and Bangladesh, we have 54 rivers which the two countries share. We have structured bilateral mechanisms to discuss all water-related issues, and these bilateral mechanisms, they continue to meet at regular intervals. Siddhant, your question on Operation Sindoor. Today, we are marking the first anniversary of Operation Sindoor. The entire world saw the Pahalgam terrorist attack for what it was. We gave a befitting reply to Pakistan for its sponsorship of cross-border terrorism. The world knows that cross-border terrorism has long been used by Pakistan as an instrument of state policy. We in India have every right to defend ourselves against terrorism. We will continue to work to strengthen the global fight
against terrorism. You also had a question on the IWT, Siddharth. So our position on Indus Waters Treaty has been consistent. IWT, as I had said earlier as well, it stands in abeyance in response to Pakistan's sponsorship of cross-border terrorism. Pakistan must credibly and irrevocably abjure its support for cross-border terrorism. मधु, आपका सवाल का मैंने जवाब दिया था अंग्रेजी में, इसको हिंदी में कहूँगा। आज के दिन हम लोग ऑपरेशन सिंदूर का वर्षगांठ मना रहे हैं। 1 साल हो गए ऑपरेशन सिंदूर के। पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की जानें गई थी, मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के ज़रिए मुंह तोड़ जवाब दिया। उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है। जहाँ तक भारत का सवाल है, ये हमारा इस पे पूरा हक है कि हम लोग अपने राष्ट्र सुरक्षा को और आतंकवाद के खिलाफ अपने को उसके खिलाफ लड़ाई में हम खड़े उतरे। और साथ ही साथ हम जो दुनिया भर में एक सहमति बन रही है आतंकवाद से लड़ने के लिए और वैश्विक जोड़ इस लड़ाई में लाने के लिए, उसमें भी हम लोग संलग्न हैं और इसको आगे ले जा रहे हैं। जहाँ तक बात रही जो आपने कहा टॉक्स एंड टेरर, obviously talks and terror cannot go together. Keshav, you had 2 questions, your observations regarding CSIS report. So I will refer to both. The first one on certain imputations. India's position on this particular issue has been clear and consistent, and we have spoken about it on several occasions in the past as well. We categorically reject such baseless imputations. India is a democracy that adheres to international norms and respects sovereignty of other nation. It is not our policy to interfere in issues of other countries. We believe that any concerns of this nature should be addressed through established mechanisms rather than through politicized or public narratives. On your other question, where CSIS report mentions that Canada is being used by certain groups to promote violence against India, we have consistently spoken out about concerns regarding the use of Canadian territory as a safe haven by extremists and separatists. The CSIS assessment acknowledges the presence of supporters of the Khalistan separatist movement in Canada and notes that Canada-based Khalistani extremist groups continue to pose national security threat not only to India but also to Canada. It further highlights that such elements misuse democratic freedoms and institutions to promote extremism and raise funds that are diverted towards violent activities. India has repeatedly urged the Canadian authorities to take effective action against anti-India elements operating from its soil. This includes addressing the issue of glorification of violence, threats against diplomats and leaders, vandalism of places of worship, and attempts to promote secessionism through so-called referendums. Yeshi, on the Lipulok issue, we've already made a statement. This is not a new. Kailash Mansarovar Yatra has been happening since 1954 through this route, so that is where it is. It is not a new development, and I would refer you for more details to the statement that we've issued.
लखनऊ में यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी द्वारा विभिन्न विभागों के लिए नव चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, प्रमुख सचिवगण श्री राजेश कुमार सिंह जी, डॉक्टर हरिओम जी, श्री रंजन कुमार जी, तीनों विभागों के सभी हमारे अधिकारीगण और तीनों विभागों के लिए चयनित जो हमारे अभ्यर्थीगण हैं, उनके परिवार के सदस्यगण हैं, मैं इन सबको आज चयन की इस पूरी प्रक्रिया के उपरांत नियुक्ति पत्र वितरण के अवसर पर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देता हूं। अपनी शुभकामनाएं आप सबके प्रति व्यक्त करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के मिशन रोजगार के अंतर्गत जो पिछले कई दिनों से हम अलग अलग विभागों के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं, आज उस श्रृंखला में यहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित आयुष विभाग के प्रोफेसर, रीडर, स्टाफ नर्स, चिकित्सा अधिकारी के 202 पदों पर आज नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग में 272 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है और दिव्यांगजन कल्याण विभाग के 7 कार्मिकों को भी आज यहां पे नियुक्ति पत्र वितरित हो रहा है। यानी कुल 481 प्रदेश के नौजवानों को उनके सपनों को उड़ान देने के लिए, उनके माता पिता, उनके अभिभावकों के सपने को साकार करने के लिए आज यह एक अवसर नियुक्ति पत्र वितरण का है। इस अवसर पर मैं आप सबको, आपके परिवार के सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामना देता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो हमारे अध्यक्ष और पदाधिकारी हैं, जो वहां के अधिकारीगण हैं, उनको, जिन्होंने नियुक्ति की इस पूरी प्रक्रिया को पूरे निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से संपन्न करके और आज यह अवसर आपके जीवन के सुनहरे अवसर में बदलने का कार्य किया है। याद रखना, आपने पूरी प्रक्रिया में देखा होगा कि आपको कहीं भी सिफारिश कराने की नौबत नहीं आई। हाँ, वेरिफिकेशन में थोड़ी देर आयुष में जरूर हुई थी और मैंने भी कहा था विभाग से भी और प्रशासन से भी कि भाई इस प्रक्रिया को जब एक बार रिजल्ट निकल गया है तो ससमय उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। लेकिन आपने जैसे ही ये जगह निकली होंगी, विज्ञापन निकले होंगे, आपने आवेदन किया होगा। परीक्षा की तिथि और परीक्षा की तिथि के बाद भी परिणाम आने या किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की सिफारिश या अन्य किसी भी प्रकार के अनैतिक साधनों का उपयोग करने के लिए किसी भी स्तर पर कोई गुंजाइश नहीं थी। यानी नियत साफ हो और स्पष्ट नीति हो तो परिणाम आने में देर नहीं लगती है और वही परिणाम आज आपको नियुक्ति पत्र वितरण के रूप में यहां पर उपलब्ध हुआ है। मुझे प्रसन्नता है कि पिछले 9 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने लगातार नियुक्ति पत्र वितरण के नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाएगी। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में
जो प्रक्रियाएं हैं, यूपी के नौजवानों को यूपी के अंदर इतनी सहजता सरलता के साथ नियुक्ति पत्र वितरित हो पाएंगे। लेकिन मुझे आज प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं कि प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रक्रिया बनाई, अलग अलग आयोग बोर्ड को जवाबदेही के साथ तकनीक का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के किसी भी उस नौजवान के साथ जो योग्य है उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब बाध्य किया, परिणाम है 9 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाए हैं। पिछले 15 दिन के अंदर यह हमारा चौथा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम है। याद करिए, मैंने 26 अप्रैल को पहला कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर 60,000 से अधिक पुलिस आरक्षियों के पासिंग आउट परेड को यहां पर संपन्न करवाया था। इसके उपरांत लगातार 4 बड़ी नियुक्तियां, 2 में जो भर्तियां हुई थी वो 1100-1200 तक हुई थी। पिछले सप्ताह भी हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम को संपन्न किया और आज फिर ये चौथा नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज यहां पे संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी का उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के लिए हृदय से स्वागत भी करता हूं। सरकार की भी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। देखिए, जब योग्य और प्रतिभाशाली युवा किसी व्यवस्था का पार्ट बनते हैं तो उस व्यवस्था में एक गति आती है। गति जितनी अच्छी होगी, प्रगति भी उतनी ही अच्छी दिखाई देगी। याद रखना, दोनों के आपस में एक बेहतरीन संबंध है। गति जितनी अच्छी होगी, प्रगति उतनी ही तीव्र दिखाई देगी और उसका परिणाम ये निष्पक्ष भर्ती नहीं होती थी, पैसा लेकर के भर्ती की जाती थी, नौजवानों का शोषण होता था, जाति देख करके, मत और मजहब देख करके, क्षेत्र देख करके भर्तियां होती थी। परिणाम क्या होता था? नौजवान हताश होता था, निराश होता था, पलायन करता था, यूपी की प्रगति बाधित होती थी और बाधित ही नहीं होती थी, उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों की श्रेणी में आ गया था। उत्तर प्रदेश में हताशा निराशा का वातावरण था। उत्तर प्रदेश अराजकता की ओर चला गया था। पहचान का संकट न केवल नौजवानों के सामने बल्कि उत्तर प्रदेश के हर नागरिक के सामने पहचान का संकट आ गया। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश। आप देश में या दुनिया में चले जाइए, कोई अच्छी निगाह से नहीं देखता था, शक की निगाह से देखता था। लोग, अगर यूपी का नाम आ गया, अगर आपके पास खड़ा है तो 10 कदम पीछे हट जाता था। आप सोचो, एक पहचान का संकट, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश को भ्रष्ट प्रदेश के रूप में, गुंडा प्रदेश के रूप में, अराजक प्रदेश के रूप में बनाया, उन्होंने उत्तर प्रदेश वासियों के सामने पहचान का संकट भी खड़ा किया। लेकिन आज मुझे प्रसन्नता है कि अब आप देश में कहीं चले जाइए, दुनिया के अंदर कहीं चले जाइए, यूपी का नाम आएगा, सामने वाले का चेहरा चमकता हुआ दिखाई देता है, वह आपके स्वागत के लिए उत्सुक दिखाई देता है। यह है परसेप्शन। परिणाम है, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने, उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट को भी 3 गुना करने, उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर ली।
यूपी का नौजवान यूपी के अंदर अपने परिश्रम और अपने पुरुषार्थ का उपयोग कर रहा है तो उत्तर प्रदेश प्रगति कर रहा है। आज देश के अंदर किसी भी अन्य राज्य की तुलना में यूपी की अर्थव्यवस्था सबसे बेहतर राज्यों में से है। अब हमें कोई बीमारू राज्य नहीं कहता है। आज यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। यूपी देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना हुआ है। सबसे ज्यादा नियुक्ति पत्र देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे बनाने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा किसानों को इंसेंटिव देने वाला प्रदेश, सबसे ज्यादा समाज के अलग अलग तबके को वेलफेयर स्कीम के साथ जोड़ने वाला राज्य। और उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्रगति हर एक क्षेत्र में दिखाई दे रही है। ये एक पक्ष, लेकिन साथ साथ नौजवानों के लिए रोजगार की संभावनाएं, जो नौजवान सरकारी नौकरी नहीं करना चाहता उसके लिए व्यवसाय के लिए एमएसएमई सेक्टर में बड़े निवेश के माध्यम से कानून का राज होगा। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस। परिणाम आज हमारे पास एमएसएमई में जो बंद हो गया था 2017 के पहले, कोई पुरसाहाल नहीं था, अव्यवस्था की सी स्थिति थी, हताशा निराशा थी। जिस समाज में, जिस व्यवस्था में वहां का युवा निराश हो, कारीगर हताश होकर के बैठ जाएगा, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा हो, उसको बीमारू होने से कोई रोक नहीं सकता। वो बीमार होने तो उसको बीमार होना ही होना है। यही होता था। नौजवान के लिए रोजगार नहीं था, किसान को किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, कारीगर हताश और निराश था, उत्तर प्रदेश को बीमार होना ही था। आज मुझे प्रसन्नता है, देश के अंदर सबसे ज्यादा एमएसएमई, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम आज के दिन पे हमारे पास है, यूपी के पास है। 96 लाख, 3 करोड़ से अधिक लोग आज के दिन पे उनमें काम कर रहे हैं। 3 करोड़ से अधिक। यानी ये चीजें दिखाती हैं कि पिछली सरकारें करना नहीं चाहती थी। गुंडा और माफिया तत्वों को अपने गले का हार बना करके प्रदेश का शोषण करवाने से उन्हें फुर्सत नहीं थी। जब अराजक माहौल होगा तो कोई निवेश भी नहीं आएगा, कोई बड़ा निवेश नहीं आता था। मैं देख रहा था, अलग अलग राज्यों की रिपोर्ट को भी मैं देखता हूं। यूपी में गत वर्ष 4000 से ज्यादा बड़े उद्योग आए और हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उद्योगों की संख्या को, जो 14,000 थी, अब उसकी संख्या बढ़ करके 32,000 से ऊपर ज्यादा बड़े बड़े उद्योग लगे हैं, जो कभी संभव ही नहीं था। आज जो संभव हुआ है, एक्सप्रेसवे के रूप में बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तब हुआ है जब सरकार ने निर्णय लिए, कार्य किए, और उसी कार्य पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए कि जब निष्ठा से व्यक्ति काम करेगा तो गति बनेगी। अगर काम चोरी करेगा तो दुर्गति से भी कोई रोक नहीं सकता। हमें तय करना है कि हमें गति को तीव्र करके प्रगति की ओर बढ़ना है या दुर्गति की ओर बढ़ना है। और उसी दिशा में आप सबका आह्वान करूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर संभावना है, अनलिमिटेड पोटेंशियल का राज्य है। जो राज्य पहले बॉटम 3 में गिना जाता था, आज टॉप 3 राज्यों में उसकी गिनती होती है। उस राज्य में सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है और उस अवसर का बेहतर उपयोग करना, उस दिशा से अपने आप को तैयार करना, इसके लिए
जो सरकार ने प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है आयुष के माध्यम से। आयुष केवल आयुष नहीं है, मेरा मानना है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हेल्थ टूरिज्म। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।